नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तैयारी क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं और आज के वीडियो में हम लोग वैसे प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, चाहे आप जिस भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर और कोई भी एग्ज़ाम में वहाँ पर साइंस का कोई सिलेबस आता है मेरे दोस्त, तो आप मान कर चलिए कि इस वीडियो से वहाँ आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बड़ा साइंस का क्वेश्चन रोल अदा करने वाला है। और सबसे बड़ी दोस्त कि जो दोस्त इस बार ग्रुप डी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको एग्ज़ाम में उनको सिलेबस में मेरे दोस्त 25 साइंस के क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 25 साइंस के क्वेश्चन हैं। अगर मेरे दोस्त सोच के चलिए कि 25 साइंस के क्वेश्चन हैं, इस वीडियो से कितने प्रश्न वहाँ आएंगे और साइंस के 25 प्रश्न कितने बड़े रोल अदा कर रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, आप देख ही सकते हैं। तो जो भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस का जो है क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को बने रहिए। तो चलिए दोस्त, आज को शुरू करते हैं। आज को चलिए मोटिवेशनल कोट की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, उनके किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते। क्या लिखा है? जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, उनके किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते। तो हम लोग के इरादे अपने मेहनत की स्याही से लिखना है दोस्त। किससे? तो मेहनत की स्याही से लिखना है, ताकि हम लोग किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं जाने देंगे। क्या? अपनी मेहनत की स्याही से लिखकर किस्मत के पन्ने को कभी हम लोग खाली नहीं जाने देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर हम लोग। आज का पहला प्रश्न क्या है? पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? तो पिच ब्लेंड मेरे दोस्त किससे संबंधित है? तो यूरेनियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पिच ब्लेंड यूरेनियम से संबंधित है। यूरेनियम एक धातु है मेरे दोस्त, उसका अयस्क होता है पिच ब्लेंड। क्या होता है? यूरेनियम के दो अयस्क होते हैं, एक होते हैं कार्नेटाइट। क्या होता है? एक होता है कार्नेटाइट और दूसरा होता है पिच ब्लेंड। अगर दोनों पिच ब्लेंड या कार्नेटाइट के सूत्र की बात की जाए, सूत्र क्या हो जाएगा? तो उसका सूत्र होता है मेरे दोस्त U3O8 होता है। क्या होता है? U3O8 है, जो कि पिच ब्लेंड किससे संबंधित है मेरे दोस्त? तो यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड और उसका सूत्र क्या है? तो U3O8 है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम भी मेरे दोस्त किस खनिज से प्राप्त किया जाएगा? तो रेडियम भी पिच ब्लेंड से ही प्राप्त किया जाता है। रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में नहीं हो जाइएगा। यहाँ पर रेडियम का निष्कर्षण भी जो है पिच ब्लेंड से ही किया जाता है और सबसे पहले मैडम क्यूरी ने ही पिच ब्लेंड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था। कौन? सबसे पहले मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था। और रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया था? तो पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। और पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? तो यूरेनियम से संबंधित है। ऐसा नहीं मार दीजिएगा पिच ब्लेंड किससे संबंधित है तो रेडियम से संबंधित है। नहीं, पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम से संबंधित है, क्योंकि यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। और रेडियम किस खनिज से निकालेंगे? तो पिच ब्लेंड से निकालेंगे। आप लोग दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और कंफ्यूज में बिल्कुल भी ना होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी मेरे दोस्त? हिडेकी युकावा ने किया था। किसने किया था? हिडेकी युकावा ने किया था परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज। आगे चलते हैं। एक रेडियोधर्मी धातु है जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में इसकी खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है। वह धातु कौन सा है? तो परमाणु संख्या आपको देखना है, फोकस करना है मेरे दोस्त। परमाणु संख्या 92 किसका होता है? 92। तो 92 होता है मेरे दोस्त यूरेनियम का होता है। किसका होता है? तो यूरेनियम का होता है। और यूरेनियम का भी दो अयस्क में आप लोग बताया था मेरे दोस्त, कौन कौन? तो कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड। और उसका सूत्र बताया था U3O8। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। 1789 में की खोज हुई थी। कौन सी धातु है जो 92 नंबर पर आती है? यूरेनियम। आगे चलते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या बल आता है? कौन सा बल कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। कौन सा? परमाणु के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर आरोपित बल कहलाता है नाभिकीय बल। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु से कोई प्राप्त हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है किसमें? तो परमाणु संलयन प्रक्रियाएं जो स्वचालित रूप से किसमें होती है? तो सूर्य में होती है। किसमें होती है मेरे दोस्त? तो सूर्य में होती है परमाणु संलयन प्रक्रियाएं। तो देखिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए वही क्वेश्चन घुरा कर पूछ सकता है कि सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन को परमाणु संलयन भी बोलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन का उत्पाद क्या है, यानी कि प्रोडक्ट क्या है?
आपसे देखिए क्वेश्चन दो तरह का पूछता है, सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। और सूर्य में नाभिकीय संलयन का स्रोत किससे होता है, तो नाभिकीय संलयन का स्रोत अगर सूर्य और तारों में होता है तो किससे होता है, तो हाइड्रोजन से होता है। किससे होता है, तो हाइड्रोजन से होता है। आप लोग याद रखेंगे किसे, तो हाइड्रोजन से। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन का उत्पाद क्या है। देखिए स्रोत पूछेगा यानी कि ईंधन पूछेगा तो हाइड्रोजन बोलना है, उत्पाद पूछेगा यानी कि प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा हीलियम हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखेंगे आप लोग। और एक और क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि हाइड्रोजन बम का निर्माण जो है से कौन सा अभिक्रिया पर आधारित होता है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। हाइड्रोजन बम का भी निर्माण होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर, लेकिन अनियंत्रित नाभिकीय संलयन आपको याद रखना है। क्या, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। एक और क्वेश्चन होता है मेरे दोस्त, परमाणु बम का निर्माण बोलेगा कौन से अभिक्रिया पर, तो परमाणु बम का निर्माण होता है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर। देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन को मैं डिस्प्लेसमेंट किया हूँ आप लोग सामने। परमाणु बम का निर्माण कौन सी अभिक्रिया पर होता है, तो अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम का निर्माण तो नाभिकीय संलयन है लेकिन अनियंत्रित, दोनों में अनियंत्रित है। परमाणु बम में भी अनियंत्रित है और हाइड्रोजन बम में भी अनियंत्रित है, लेकिन हाइड्रोजन बम जो है सूर्य के जैसा ही काम करता है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, और परमाणु बम जो है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। आप लोग दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। और एक और क्वेश्चन होता है मेरे दोस्त कि परमाणु बम बनाने में किसकी आवश्यकता होती है, तो परमाणु बम बनाने में मेरे दोस्त याद रखेंगे आप लोग कि यूरेनियम 238 और फिर प्लूटोनियम 239 की आवश्यकता होती है। परमाणु बम बनाने में दो प्रकार के आवश्यकता होते हैं, यूरेनियम 238 का और प्लूटोनियम 239 का। तो चलिए आगे चलते हैं। कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, आपको ऑप्शन से देखना है कि कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम या फिर टाइटेनियम। आप लोग याद रखें कि रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, तो टाइटेनियम जो है एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो टाइटेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टाइटेनियम का परमाणु संख्या पूछे आपसे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना, 22 हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो यह मैं आपको बताया था मेरे दोस्त कि मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो रेडियम की खोज के लिए। किसकी, तो रेडियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज दिया गया था। वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। वह बोल रहा है कि वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है, तो विद्युत स्थैतिक बल है। कौन सा है, वह विद्युत स्थैतिक बल है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है विद्युत स्थैतिक बल से। आगे चलते हैं। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार मेरे दोस्तों 1896 ईस्वी में, कितना में, तो 1896 ईस्वी में कौन किया था, हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1896 ईस्वी में किया गया था। आप लोग याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रेडियो सक्रियता विकिरण को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रेडियो सक्रियता विकिरण को हम लोग मापने के लिए जीएम काउंटर का प्रयोग करते हैं। किसका, तो जीएम काउंटर का प्रयोग करते हैं। अब जीएम काउंटर का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेगा तो गाइगर मूलर काउंटर हो जाता है। क्या होता है, गाइगर मूलर काउंटर होता है जो रेडियो सक्रियता की विकिरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया था। कृत्रिम, ऐसे रेडियो सक्रियता की खोज 1896 में हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया, लेकिन कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया, तो मैडम क्यूरी की बेटी का नाम था मेरे दोस्त इरेन क्यूरी और उनके पति का नाम था एफ जूलियट। यानी कि जूलियट और इरेन क्यूरी ने मिल करके कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की थी। और एक और क्वेश्चन बनता है हमसे मेरे दोस्त कि रेडियो सक्रियता पदार्थ जो है सभी विकिरणों को उत्सर्जित करने के बाद अंततः सीसा में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ सभी विकिरणों को उत्सर्जित करने के बाद सीसा में बदल जाते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, इतनी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता दिया हूँ। आगे चलते हैं। हेनरी बैकुरल जो है इनमें से किसकी खोज से संबंधित है, तो हेनरी बैकुरल रेडियोधर्मिता की खोज से संबंधित है। आप लोग याद रखेंगे। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, भी आपको बताया था मैं कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और परमाणु में मेरे दोस्त पूछता है कि परमाणु बम का निर्माण कैसे होता है, तो अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था, तो मेरे दोस्तों भारत ने पहले परमाणु बम का जो है परीक्षण कहाँ पर किया था, तो पोखरण में किया था मेरे दोस्त। कहाँ किया था, तो पोखरण में किया था। और कब किया था, तो मैं आपको बता दूं कि 18 मई, कब किया था मेरे दोस्त, 18 मई 1974 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था, तो पोखरण में किया था। भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण
का जो किया था 18 मई 1974 को पोखरण में किया था। और मेरे दोस्त उसका बोले कि उसका नाम क्या दिया गया था, तो उसका नाम दिया गया था मुस्कुराते हुए बुद्धा, यानी कि स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम दिया गया था। आप लोग याद रखेंगे क्या नाम दिया गया था, तो उसका नाम दिया गया था मुस्कुराते हुए बुद्धा, यानी कि स्माइलिंग बुद्धा। चलिए आगे चलते हैं और बोलेगा एक और क्वेश्चन मेरे दोस्त कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के कौन सा जिला में किया था, तो जैसलमेर जिला के पोखरण नामक स्थान पर। अगर आपसे जिला पूछता है तो कि पोखरण कौन जिला में पड़ता है, तो जैसलमेर में पड़ता है। आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी कि कुछ नहीं। क्या एक हाइड्रोजन एटम में कुल कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो कुछ भी नहीं न्यूट्रॉन होते हैं। आगे चलते हैं, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित कर सकता है। बोल रहा कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कौन, कैडमियम। जो न्यूट्रॉन कौन अवशोषित करता है मेरे दोस्त, कैडमियम है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित कर सकता है, कैडमियम हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, एटम बम का आविष्कार किसने किया था, तो एटम बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। कौन किया था मेरे दोस्त, एटम बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि कौन सा नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है मेरे दोस्त, तो मंदक का कार्य करता है भारी जल कहता है। कौन करता है, नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करने वाला कौन है, तो भारी जल हो जाएगा। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, तो अभी बताया था मैं आपको कि 18 मई 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, राजस्थान के जैसलमेर जिला में पोखरण पड़ता है मेरे दोस्त, वहीं जो हुआ था उसका नाम क्या था, तो 1974 वाला का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि मुस्कुराते हुए बुद्धा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1998 में जो पोखरण परीक्षण हुआ है उसका कोड क्या था, तो उसका कोड हुआ था मेरे दोस्त ऑपरेशन शक्ति। क्या हुआ था, उसका कोड का नाम था ऑपरेशन शक्ति मेरे दोस्त, उसका कोड का नाम था। और 1974 वाला का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। आप लोग दोनों को ध्यान में रखेंगे अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन आगे कि मुस्कुराते हुए बुद्धा जो है से स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड है, तो अभी मैं आपको बताया था कि भारत द्वारा 1974 में जो पोखरण में जो देखिए पोखरण लिख दिया, पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुए थे उसका कोड दिया गया था 1974 वाला को मुस्कुराते हुए बुद्धा। तो चलिए आगे चलते हैं, एक हाइड्रोजन एटम में कुल कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो कुछ नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है दोबारा। चलिए आगे चलते हैं, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड यानी कि कैडमियम की रॉड क्या कार्य करती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड यानी कि कैडमियम की रॉड जो है क्या काम करती है, तो कैडमियम की रॉड मेरे दोस्त क्या काम करती है, तो चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। कैडमियम का काम ही मेरे दोस्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, उसका काम है कैडमियम का काम। देखिए न्यूट्रॉन को अवशोषित करना कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बॉल में ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा, बॉल में ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए कि चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, कैडमियम का काम क्या है, तो अतिरिक्त जो न्यूट्रॉन है उसको अवशोषित कर लेना कैडमियम रिएक्टर का काम है, कैडमियम की रॉड का काम है। चलिए आगे चलते हैं, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। बोल रहा है कि मुंबई में जो परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः दोबारा नामकरण जो हुआ था किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था, तो होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में। किसके सम्मान में मेरे दोस्त, तो होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में किया गया था। देखिए क्वेश्चन को जी पूछ रहा है कि मुंबई परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण जो है होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में किया गया था। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इक्का सिलिकॉन किसे नाम कहते हैं, तो इक्का सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है किसे मेरे दोस्त, जर्मेनियम को जाना जाता है। किसको, तो इक्का सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है जर्मेनियम को। आप लोग याद रखेंगे। आगे है कि क्या क्वेश्चन कर रहा है कि अल्फा बीटा गामा किरणों की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है, तो वेधन क्षमता का सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है मेरे दोस्त, तो गामा किरण की होती है। किसकी होती है, हमको निकालना है कौन सा क्रम में, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब होगा जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखना है। तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसका होता है, गामा का होता है। इसके बाद होता है बीटा का और इसके बाद होता है अल्फा का। तो देखिए गामा बीटा अल्फा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है बी में, यानी कि सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता गामा, तब बीटा, तो सबसे कम अल्फा का होता है। आगे चलते हैं,
किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरण के, बीटा किरण के, गामा किरण के, एक्स किरण के। तो आप लोग याद रखेंगे कि संभारिक उत्पन्न होते हैं किसके उत्सर्जन से? तो बीटा किरण के उत्सर्जन से। अगर बीटा किरण का उत्सर्जन होगा तो संभारिक वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग जो है निम्न की आयु, किसकी आयु कार्बन डेटिंग जो है प्रयुक्त होती है आयु को निर्धारण करने के लिए? तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु, किसकी आयु? जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त, कार्बन आयु हो गया जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए। एक और पूछ सकता है कि पृथ्वी या फिर प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग करेंगे? पृथ्वी या फिर प्राचीन चट्टान। देखिए यहाँ पर चट्टान आया भी हुआ है, पृथ्वी का ही बोलेगा या फिर प्राचीन चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग होगा? तो आप लोग याद रखेंगे यूरेनियम का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा मेरे दोस्तों? उसके में पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करेंगे। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने में, देखिए प्राचीन चट्टानों पृथ्वी बोलेगा तो यूरेनियम हो जाएगा, लेकिन चट्टानों एवं खनिजों की आयु, और खनिजों की बात कर देगा यहाँ पर कि आयु ज्ञात करने में किसका हम लोग प्रयोग करेंगे? तो रूबिडियम और स्ट्रांसियम का प्रयोग करेंगे। किसका? रूबिडियम और स्ट्रांसियम का। जैसे धातु बोलेगा कि खनिजों की आयु ज्ञात करने में, तो खनिजों की आयु ज्ञात करने में खनिज का ही प्रयोग करेंगे। कौन सा खनिज? रूबिडियम और स्ट्रांसियम हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग करेंगे? भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग करेंगे? तो पोटेशियम आर्गन का प्रयोग करेंगे। किसका? भूगर्भिक चट्टान की आयु ज्ञात करें पोटेशियम आर्गन, चट्टानों एवं खनिज की आयु ज्ञात करें रूबिडियम स्ट्रांसियम, और पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करें यूरेनियम, और यहाँ पर कार्बन डेटिंग की आयु ज्ञात करने के लिए जीवाश्म का प्रयोग करें। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन से समस्थानिक प्रयुक्त होते हैं? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है कि कार्बन तिथि के निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक है? तो कार्बन का समस्थानिक है मेरे दोस्तों C614। कौन सा? तो C614 का प्रयोग करते हैं। कार्बन के समस्थानिक है जिसका हम लोग कार्बन के समस्थानिक किसका? तो C614 का प्रयोग कार्बन तिथि के निर्धारण में प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए मिलान करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, देखिए हम लोग मिलान करते हैं। यूरेनियम का समस्थानिक सबसे पहले दिया हुआ, यूरेनियम का समस्थानिक हम लोग प्रयोग किस में करेंगे? तो यूरेनियम के समस्थानिक हम लोग प्रयोग करते हैं नाभिकीय ईंधन में करते हैं। किस में करते हैं? तो यूरेनियम के समस्थानिक हम लोग प्रयोग नाभिकीय ईंधन में करेंगे। आगे है कोबाल्ट का समस्थानिक। कोबाल्ट का समस्थानिक हम लोग प्रयोग किस में करेंगे? तो कोबाल्ट का समस्थानिक का प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। और कैंसर के कहीं उपचार करना है तो उसमें कोबाल्ट का समस्थानिक का प्रयोग करेंगे। यूरेनियम का समस्थानिक हो गया नाभिकीय ईंधन में, कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में। आयोडीन का समस्थानिक किसमें? तो आयोडीन का मेरे दोस्त आप लोग जानते होंगे सबसे होगी गलगंड का उपचार में। किसमें? तो गलगंड की बीमारी अगर धरते हैं मेरे दोस्तों वहाँ पर आयोडीन का समस्थानिक का हम लोग प्रयोग करते हैं। और बस एक और लास्ट बचा रेडियम का समस्थानिक। तो रेडियम का समस्थानिक किसमें करें? तो द्वितीयक कैंसर के उपचार में। पहले कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का समस्थानिक, और अगर द्वितीयक कैंसर का उपचार पूछेगा आपसे तो रेडियम का समस्थानिक आप लोग वहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो देखिए मिलान करना था तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? ए में 4 होना चाहिए, तो ए में 4 है बिल्कुल। बी में 1 होना चाहिए, बी में भी 1 है। और सी में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और डी में होना चाहिए 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है? तो सी वाला में 29 का कैट राइट, इसका कैट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। डॉट डॉट की खोज बाद में हुई थी और इसे इक्का सिलिकॉन कहा जाता है। तो इक्का सिलिकॉन अभी बताया था मेरे दोस्त, पीछे क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इक्का सिलिकॉन हम लोग किसे कहते हैं? जर्मेनियम को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो इक्का सिलिकॉन के नाम से जाने वाला कौन सा तत्व है? तो जर्मेनियम है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है मेरे दोस्त? तो रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है बैकुरल और क्यूरी। कौन सा होता है? तो बैकुरल और क्यूरी होता है मेरे दोस्त, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है। तो बैकुरल और क्यूरी कहाँ है? तो देखिए बैकुरल यहाँ है और क्यूरी यहाँ है। तो ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी में। कि 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। रेडियो सक्रियता का मात्रक बैकुरल भी है और क्यूरी भी है। आगे चलते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? आपको निकालना है कि इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। कोबाल्ट 60 जो शरीर के अंतरंग के आबुर्दर्ज का उपचार में नहीं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग है बताया था हमारे कोबाल्ट का हम लोग किस में प्रयोग करते हैं? तो कैंसर के उपचार में करते हैं। किस में करते हैं? कैंसर के उपचार में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ही आया था कोबाल्ट का हम लोग प्रयोग किस में किए थे? तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट का उपयोग हम लोग कैंसर में किए थे, यूरेनियम को समस्थानिक का नाभिकीय ईंधन में किए थे, आयोडीन का गलगंड में किए थे, और रेडियम का समस्थानिक का द्वितीयक कैंसर में किए थे। तो देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शरीर के अंतरंग के आबुर्दर के उपचार में तो नहीं, कोबाल्ट 60 का नहीं।
इसमें हम लोग कोबाल्ट यहाँ पर गलत हो गया मेरे दोस्तों, सुमेलित नहीं पूछ रहा था तो बिल्कुल ही हो गया। थायराइड अब उर्दर्ज का उपचार, डी बिल्कुल थायराइड यानी कि आयोडीन का प्रयोग करेंगे। श्वेत रक्तता के उपचार में आयोडीन 32 का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल श्वेत रक्तता के उपचार में हम लोग आयोडीन 32 का प्रयोग करेंगे, 32 का। और रेटिना दोषों का उपचार अगर करना है, रेटिना दोषों का उपचार हम लोग गोल्ड कितने गोल्ड 198 से करेंगे। देखिए आप लोग याद रखेंगे। और आप लोग आज सुमेलित चल रहा था कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही एक नंबर में चुन सकते थे, 32 का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। कोबाल्ट 60 जो है आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह कौन सा किरण को उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 से मेरे दोस्त जो कैंसर के उपचार में प्रयोग हम लोग करते हैं उससे कौन सा किरण प्रयुक्त होता है, उत्सर्जित होता है, तो गामा किरण। कौन सा, तो गामा किरण। और गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद बीटा किरण की और सबसे कम अल्फा किरण को होती है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड यानी कि कैडमियम की रॉड का क्या काम है, तो कैडमियम की रॉड मेरे दोस्त अभी बताया था आपको कोई चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन का अवशोषित करती है क्या, इस क्वेश्चन को पीछे रिपीट भी कर दिया गया है। चलिए आगे है, एटम बम का आविष्कार कौन किया है, तो एटम बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से किस में होती है, तो सूर्य में होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है, हाल ही में कौन सी खोज हुई है जो कि विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। क्या, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना जो है हाल ही में खोज हुई है, वो जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है। कौन सा, तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो देखिए क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा। जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है कौन सा है, कैडमियम है। परमाणु विखंडन की प्रक्रियाएं किसमें होती है, तो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या होती है, जब एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, क्या, जब एक देखिए परमाणु विखंडन पूछ रहा है आपसे, तो परमाणु विखंडन का डिफिनेशन क्या होता है मेरे दोस्त, देखिए आपको मैं बताता हूँ। इसका देखिए क्या होता है कि जब एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों का निर्माण कर देते हैं और साथ में ऊर्जा की एक विशाल राशि मुक्त हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग परमाणु विखंडन कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाए इसको क्वेश्चन का राइट आंसर, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या है, तब जब एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड में बदल जाना। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या है, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग परमाणु विखंडन कहते हैं। आगे चलते हैं, 1942 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया था। इनके इस कार्य का क्या नाम था, तो इनके इस कार्य का नाम था मेरे दोस्तों मैनहट्टन परियोजना नाम दिया गया था। कौन सा, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया था। तो उनके इस कार्य को यानी कि प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया था, उसको उनके प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था मैनहट्टन परियोजना। देखो मैनहट्टन परियोजना क्या था वास्तविक रूप से मैं आपको बताता हूँ कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने का मिशन था। दुनिया में पहला परमाणु बम बनाने का मिशन था मैनहट्टन परियोजना, जो 1942 ईस्वी में, देखिए 40 के दशक में, दशक मतलब क्या होता है 10 साल, यानी कि 40 से 50 के बीच में। तो उनका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, 1942 में। देखिए इसका पूरी ईस्वी की बात करें तो 1942 में ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का प्रमुख बनाया गया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो था, जो पहला परमाणु बम बनाने का मिशन रखा गया था 1942 में, इनका प्रमुख किन्हें बनाया गया था, तो इनको प्रमुख बनाया गया था मेरे दोस्त ओपेनहाइमर को बनाया गया था। किनको, ओपेनहाइमर को, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, तो 1998 का नाम था ऑपरेशन शक्ति, और 1974 का बोलेगा तो स्माइलिंग बुद्ध, यानी कि मुस्कुराते हुए बुद्ध। देखिए आ गया फिर क्वेश्चन आगे कि मुस्कुराते हुए बुद्ध किसके लिए कोड था, तो भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण का परमाणु परीक्षण था। आगे चलते हैं, देखिए आगे मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV = nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है।
तो किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? तो आदर्श गैस के लिए लागू होता है। किस गैस के लिए? तो आदर्श गैस के लिए लागू होता है PV बराबर nRT। देखिए आगे चलते हैं, आदर्श गैस का समीकरण देखिए PV बराबर nRT हो गया। कौन सा है PV बराबर nRT? किस गैस के लिए सही प्रकार से है? तो आदर्श गैस का समीकरण है। तो देखिए इसमें P क्या है? तो P जो है गैस का निरपेक्ष दाब होता है। क्या होता है? P जो है गैस का निरपेक्ष दाब होता है। और PV, तो V क्या है? तो V बराबर होता है गैस का आयतन। ये P बराबर क्या है? प्रेशर यानी कि दाब है। V बराबर क्या हो गया? V से वॉल्यूम यानी कि आयतन हो गया। और P बराबर N, तो N का मतलब क्या होता है? N मतलब होगा गैस के मोलों की संख्या। N मतलब क्या हो गया? मोलों की संख्या। और R का मतलब हो गया सार्वजनिक गैस नियतांक। R का मतलब क्या हो गया? सार्वजनिक गैस नियतांक हो गया। और T बराबर क्या हो गया? T बराबर हो गया परम ताप। क्या होता है? T बराबर परम ताप होता है। वह गैस जो प्रत्येक ताप एवं दाब पर गैस नियम का पालन करता है उसको हम लोग आदर्श गैस कहते हैं। आदर्श गैस का परिभाषा देखिए, सुन लीजिए आप लोग ध्यान से, कि वह गैस जो प्रत्येक दाब एवं ताप पर, प्रत्येक टेम्परेचर और दाब पर, या फिर दाब और टेम्परेचर दोनों पर बोल सकते हैं, गैस नियम का पालन करता है उससे हम लोग आदर्श गैस कहते हैं। आदर्श गैस का समीकरण क्या था? PV बराबर nRT है। आगे चलिए, गैसों के अनुगित सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। गैस में बताना है कि असत्य, इनमें से गलत कौन सा है आपको सो बताना है। गैसें जो है अत्यंत सूक्ष्म एवं समरूप गुणों से निर्मित होती है। तो बिल्कुल गैसें अत्यंत सूक्ष्म एवं समरूप गुणों से निर्मित होती है। बिल्कुल गैसीय अणुओं के बीच सशक्त आकर्षण बल कार्य करता है। तो आकर्षण बल में देखिए, गैसीय अणुओं के बीच सशक्त आकर्षण बल कार्य करता है? नहीं मेरे दोस्त, गैसीय अणुओं के बीच मध्य में जो है सशक्त आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा पूछ रहा था असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य यानी कि गलत। तो गलत मेरे दोस्त कौन सा है? तो गलत आंसर B हो गया। ठीक है, और आगे थोड़ा सा और पढ़िए लेते हैं कि संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में गैसीय अणुओं का आयतन नगण्य होता है। तो हाँ, संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में गैसीय अणुओं का आयतन नगण्य होता है। बिल्कुल सही है। गैसीय अणुओं द्वारा पात्र की आंतरिक सतह से टकराने पर दाब उत्पन्न होता है। तो हाँ, गैसीय अणुओं द्वारा पात्र की आंतरिक सतह से टकराने पर दाब भी उत्पन्न होता है। यानी कि एक और C और D सही है और B गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? आपको पूछ रहा है कि कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। बॉयल के नियम, जूल का नियम, या फिर एवोगाड्रो का नियम, या फिर चार्ल्स का नियम। देखिए आपको पूछ रहा है कि गैसीय नियम कौन सा नहीं है। तो देखिए गैस का नियम कौन कौन होता है मैं आपको बता देता हूँ। बॉयल का नियम, देखिए कौन बोल रहा है? बॉयल का नियम। गैसीय नियम जो है मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, आंसर ही बता देता हूँ, और उसमें से जो नहीं रहेगा बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गैसीय नियम कौन कौन से हैं? तो बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम भी है, गेलुसाक का नियम है, एवोगाड्रो का नियम है, और डाल्टन का नियम है, और आदर्श गैस का नियम है। देखिए जो मैं बताया हूँ उसमें से कौन सा नहीं मैच कर रहा है आप लोग देख सकते हैं। बॉयल का नियम मैं बताया, मैं बिल्कुल मैच कर रहा है। चार्ल्स का नियम दिया मैं, बिल्कुल यहाँ पर मैच कर जा रहा है। गेलुसाक का नियम है, ठीक है। एवोगाड्रो का नियम है, देखिए एवोगाड्रो का नियम भी मैच कर रहा है। डाल्टन का नियम भी है और आदर्श गैस का नियम भी है। देखिए तो तीन को जब मैच कर रहा है तो कौन सा नहीं मैच कर रहा है? तो जूल का नियम। कौन सा गैस से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, जूल का नियम जो है गैसीय नियम से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन विसरित नहीं होगा? कौन जो है विसरित नहीं होगा? ठीक है, ऑप्शन देते हैं। अगरबत्ती का धुआं, इत्र की वाष्प, धुआं, या फिर मेथी पाउडर। कौन सा जो है सो विसरित नहीं होगा? तो विसरित नहीं होगा मेरे दोस्त, मेथी पाउडर जो है विसरित नहीं होगा। कौन सा है? तो मेथी पाउडर जो है वो विसरित नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विसरण के बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है, विसरण के बारे में क्या सही नहीं। तो चलिए मैं विसरण का आपको बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, और इसके बाद आप खुद ही आंसर दे सकते हैं कि विसरण कौन सा सही नहीं है विसरण के बारे में। तो विसरण क्या होता है? तो देखिए विसरण शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है फैल जाना। विसरण शब्द जो है कौन भाषा के शब्द से निर्मित है? तो लैटिन भाषा है उसके शब्द से निर्मित है विसरण। और विसरण का मतलब ही होता है हमारे दोस्त का फैल जाना। क्या करना? फैल जाना। ठीक है, तो देखिए परमाणुओं तथा अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाह करना, या फिर जाना, या फिर फैलना, या अथवा विस्थापन क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। यानी कि उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से, यानी कि उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और देखिए विसरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक
दोनों क्षेत्रों की सांद्रता समान न हो जाए। अगर इधर ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर प्रवाह करेगी, ठीक है, लेकिन तब तक वे फैलते रहेगी जब तक कि दोनों के क्षेत्र की सांद्रता समान नहीं हो जाए। जैसे कि ऑप्शन देते हैं, जल में स्याही के बूंद डालने पर स्याही के अणु जो है जल के अणुओं के मध्य विसरित होकर समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं। अगर जल में देखिए हम स्याही के बूंद डाल देते हैं तो देखिए जब तक वो फैलते रहता है पूरा, जब तक ये सगरों बराबर नहीं हो जाएगा गोल गोल, जब पूरा पानी जो है अगर स्याही के बूंद से उसी प्रकार का नहीं हो जाएगा जिसे चारों तरफ हो, तब तक वो फैलते रहता है, ठीक है, तो वो विसरण का नियम हो गया। और गैसों में विसरण कैसे होता है, तो किसी गैसों के अणुओं द्वारा स्वतः मिश्रित होने की प्रक्रिया गैसों का विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है? गैसों का विसरण कहलाती है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं अब हम। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। तो देखिए मेरे दोस्त, विसरण के बारे में मैं इतना बताया आपको, लेकिन आयतन का कहीं बात आया नहीं आया ना, तो नहीं आया तो बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। और देखिए आगे भी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो देखिए बिल्कुल विसरण में जो है कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। अभी बताया था मैं आपको। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। बिल्कुल सबसे ज्यादा विसरण किसी होता है तो किसका होता है? गैस का होगा, इसके बाद द्रव का होगा और सबसे कम ठोस का होता है। और आगे क्वेश्चन ऑप्शन क्या है कि विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। तो बिल्कुल विसरण केवल तभी संभव होगा जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। तो देखिए तीनों सही है, तो बोल रहा क्या सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एप्पल, ठीक है। आगे चलते हैं। गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह्य बनाता है? गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह्य बनाता है? तो सुवाह्य बनाने के लिए कौन सा गुण है मेरे दोस्त? संपीड्यता। क्या? संपीड्यता गुण है जो गैसों का गुण है जिनको सुवाह्य बनाता है, ठीक है, संपीड्यता। आगे चलते हैं। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम जो है किस समीकरण पर लागू होता है? तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम जो है किस समीकरण पर लागू होता है? तो CO प्लस H2 पर। किस पर? CO प्लस H2 पर जो है गैसों का आंशिक दाब का नियम लागू होता है। CO प्लस H2 का किनका नियम है? डाल्टन का है आंशिक दाब का नियम। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। आगे चलते हैं। जिस टेम्परेचर पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? जिस टेम्परेचर पर किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेरे दोस्त परम शून्य ताप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं, जिस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, ठीक है। आगे है कि वॉयल के नियम के अनुसार, देखिए वॉयल का नियम, तो वॉयल का नियम चलिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि वॉयल का नियम है क्या, ठीक है, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। देखिए तो वॉयल का नियम में क्या होता है कि इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए वॉयल का नियम क्या है कि नियत ताप पर, सबसे पहले ताप की बात आएगा। इस नियम के अनुसार कोई नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब तो होता है प्रेशर, उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है नियत ताप पर, ठीक है। वॉयल के अनुसार ये नियम होता है, ठीक है। और किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही इसका डिफिनेशन हो गया वॉयल का नियम का, ठीक है। और नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का गुणनफल एक नियतांक होता है, आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। बोला कि वॉयल के नियम के अनुसार कौन सा सही है? देखिए नियत ताप पर किसी गैस का दाब तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए दाब हम किसको बताए थे कि नियत ताप पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन को उल्टा होगा। दाब जो है किसके? आयतन के। तो देखिए यहाँ ताप दाबमान लिखा हुआ है, तो क्या होगा? दाब के साथ तापमान गलत हो गया। नियत तापमान पर किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर होता है। बिल्कुल अभी मैं आपको वही बताया था कि किसी नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन एवं उसके दाब का गुणनफल एक नियतांक होता है। तो बिल्कुल वही बोल रहा है कि किसी नियत ताप पर दिए गए किसी द्रव के गैस का द्रव्यमान का दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, अर्थात PV बराबर स्थिरांक। बिल्कुल स्थिरांक होता है। देखिए नियत ताप पर वही टकर गया, ऑप्शन मेरा बिल्कुल बॉयल का नियम हो गया, ठीक है, सही हो गया। आगे देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि नियत दाब पर किसी गैस का आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती। बिल्कुल नहीं, दाब जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि नियत ताप पर किसी गैस का दाब आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपात पर नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर अगर व्युत्क्रमानुपाती लिखता तो सही होता, लेकिन अनुक्रमानुपाती है, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और तीसरा भी गलत हो जाएगा। सही कौन होगा? बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत
दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दुगना ना हो जाए। तो गैस का अंतिम तापमान क्या होगा? तो गैस का अंतिम तापमान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 327 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसको बनाकर देख लेंगे। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी? ताकि बताया था मेरे दोस्त कि गैस की मात्रा किसकी उल्टा होती है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो दाब की होती है। किसकी? गैस की मात्रा जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है दाब के। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आदर्श गैस का 4 ग्राम 54.6 केल्विन एवं 2 एटमॉस्फेरिक दबाव पर 5.6 मीटर क्यूब का परिमाण यानी कि वॉल्यूम प्राप्त करता है, तो उसका आणविक भार क्या होगा? तो देखिए ये भी न्यूमेरिकल होगा मेरे दोस्त, इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो 16 हो जाएगा। कौन सा गैस का भौतिक गुण है? तो गैस का भौतिक गुण है क्या बताया? संपीड्यता। संपीड्यता जो है वो गैस का भौतिक गुण है। अभी क्वेश्चन पीछे पूछा था कि कौन सा गैसों का गुण जो है सुअपघ्यटा बनाता है, यह क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा गैसों का गुण जो है इनके सुवाह बनाता है, तो संपीड्यता हो गया था। तो यही वही क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक गुण है? तो संपीड्यता जो है गैस का भौतिक गुण है। आगे क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? आगे देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा गैसीय नियम जो है स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आयतन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। तो अभी मैं क्या बताया था कि बोल रहा है कौन सा गैसीय नियम नियत स्थिर ताप पर टेम्परेचर पर बोल रहा है गैस के दाब एवं आयतन का मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। तो किसका नियम हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो ये नियम हो जाएगा चार्ल्स का नियम हो जाएगा। किसका नियम हो जाएगा? चार्ल्स का नियम हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। चार्ल्स का नियम चार्ल्स का नियम जो है किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? तो चार्ल्स का नियम जो है बताया था कि दाब एवं आयतन के बीच, किसके बीच? तो दाब एवं आयतन के बीच जो है संबंध स्थापित करता है चार्ल्स का नियम। ठीक है, आगे है कि ताप और दाब की समान स्थितियों में, अगर टेम्परेचर और प्रेशर की समान स्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, तो यह कथन किस गैसीय नियम को प्रदर्शित करता है? तो देखिए बोल रहा है कि टेम्परेचर और दाब की समान स्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, तो यह कथन किस गैसीय नियम को प्रदर्शित करता है? तो डाल्टन का नियम को प्रदर्शित करता है मेरे दोस्त। किसके? तो डाल्टन का नियम के आप लोग याद रखेंगे। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम के व्यवहार के रूप में दर्शाती है? अगर बोल रहा है कि रोटी या फिर गर्म गैस के गुब्बारे का फूल जाना, बोल रहा है कि किस गैसीय नियम को व्यवहार के रूप में दर्शाती है, तो किस गैसीय नियम? तो चार्ल्स का नियम हो जाएगा। चार्ल्स का नियम किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो दाब और आयतन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थिर तापमान पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसकी परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर आयतन पर, आयतन स्थिर यहाँ पर बोल रहा है, देखिए याद रखिएगा, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब जो है, किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। कथन किस गैसीय नियम पर व्यक्त किया गया है? तो एक किस गैसीय नियम है मेरे दोस्तों? बॉयल का नियम है। कौन सा है? स्थिर तापमान बोल रहा है, यहाँ पर आयतन बोल रहा है। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, बॉयल का नियम हो जाएगा। आदर्श गैसें गैसीय नियमों का किस सीमा तक पालन करती है? तो आदर्श गैसें जो है वो गैसीय नियम को किस सीमा तक पालन करेगी? तो आंशिक रूप से पालन करेगी। किस रूप से? तो आदर्श गैसें जो आदर्श गैस बराबर सूत्र क्या बताया था भाई कि PV बराबर NRT। तो किस नियम तक सीमा का पालन करेंगी? तो आंशिक रूप से पालन करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं कि बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त स्वरूप क्या कहलाता है? बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त स्वरूप, अगर तीनों हम गैसीय नियम को मिला देते हैं तो संयुक्त स्वरूप क्या कहलाएगा? तो मिश्रित गैस नियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, तीनों का नियम को हम मिला देते हैं तो उसका संयुक्त स्वरूप कहलाएगा मिश्रित गैस का नियम। ठीक है, स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर स्थिर वहाँ पर प्रेशर है, स्थिर दाब है, तो किसी गैस के ताप में टेम्परेचर में अगर बढ़ाएंगे हम तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आयतन मेरे दोस्तों कम हो जाएगा। क्या होगा? अगर स्थिर प्रेशर वहाँ पर स्थिर कर दिया गया है और गैस के टेम्परेचर में अगर वृद्धि करेंगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? कम होते चले जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है? ठीक है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है
पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है, तो पेट में स्रावित नहीं होने वाला मेरे दोस्त कौन सा हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, जिसे हम लोग तेजाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजाब कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। और इस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछता है आपसे तो क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? यानी कि सभी एसिड मतलब अम्ल, तो सभी अम्ल के लिए आम तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा कथन सही है या फिर गलत है? आपको चुनना है इनमें से। पहला ऑप्शन क्या है कि H2SO4 का प्रयोग हम लोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए करते हैं। देखिए बोल रहा है कि H2SO4 का प्रयोग हम लोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए करते हैं। और दूसरा क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति का कारण है। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। तो बिल्कुल गलत मेरे दोस्त, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति जो है हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण बिल्कुल भी नहीं होती है। और पहला ऑप्शन क्या है कि H2SO4 का हम लोग प्रयोग यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए करते हैं। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों पहला ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? यानी कि बी वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। केवल कथन ए सही है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो है क्या है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिटमस को प्रभावित करता है या फिर नीला लिटमस को लाल कर देता है या फिर दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है या फिर लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो देखिए कॉपर सल्फेट, पहले आप देखिए कि कॉपर सल्फेट है क्या। सबसे पहला बात तो कॉपर सल्फेट एक होता है अम्लीय विलयन है। कैसा विलयन है? अम्लीय है। और अम्ल का काम क्या होता है मेरे दोस्त? अम्ल का काम है कि नीला लिटमस को लाल में बदलना। किसमें? तो अम्ल का काम है नीला लिटमस को लाल में बदलना और क्षार का काम होता है लाल को नीला में बदलना। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है और अम्ल का काम होता है नीला लिटमस को लाल में बदलना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीली लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, परबल अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बोल रहा है कि परबल अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं ऑप्शन की ओर। परबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से भी क्रिया करता है। देखिए बिल्कुल बोल रहा है कौन सा कथन को गलत चुनना है। तो हम देखिए पहले सही ऑप्शन चुन लेते हैं 3 गो, तो बाकी जो बचेगा वो गलत ऑप्शन ही हो जाएगा। परबल अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो परबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से भी क्रिया करता है। तो बिल्कुल बात सही है। आगे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल परबल एसिड हैं। यानी कि परबल एसिड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल परबल एसिड है। तो बिल्कुल परबल एसिड है मेरे दोस्त, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी सही है। आगे चलते हैं। आम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में नमकीन होते हैं। नहीं मेरे दोस्त, आम्ल जो ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? आम्ल वैसे रासायनिक पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो देखिए मेरा आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? तो सी वाला ऑप्शन जो है मेरा गलत हो गया। हमको गलत ही चुनना था, तो मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और डी में क्या है कि सभी खनिज अम्ल परबल अम्ल है। तो बिल्कुल सभी खनिज अम्ल जो होता है परबल अम्ल होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक सांद्र अम्ल को तनु कराने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? तो पानी में सांद्र अम्ल को डालना चाहिए। एक सांद्र अम्ल को तनु करना है तो पानी में सांद्र अम्ल को डाल दो। ठीक है, डॉट का घोल डॉट सोना को घोल सकता है। तो सोना को घोलने वाला कौन सा है मेरे दोस्त? एक्वा रेजिया है। कौन सा है? जो एक्वा रेजिया है जो सोना को हम लोग घोल सकता है। कौन? एक्वा रेजिया के द्वारा सोना को घोला जा सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि आम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? आम्लिक के आधार पर बोल रहा है कौन सा सही है, यानी कि बाकी सब गलत होगा, हमको सही चुनना है। ठीक है, तो आम्लिक यानी कि आम्ल लाल को नीला बदलता है। बिल्कुल गलत। आम्ल का काम है नीला लिटमस पत्र को लाल करना और आम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, आम्लिक देखिए OH को जलीय माध्यम में पेश करता है और पिघलती हुई स्थिति में। देखिए हमको बोल रहा है कौन सा सही है? तो OH को बोल रहा है कि OH माइनस को जलीय माध्यम में प्रवेश करता है पिघली हुई स्थिति में। नहीं, तो ये भी ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया और पहला तो रॉन्ग था ही।
निष्प्रभावीकरण को दर्शाता है, अम्लीकरण। ठीक है, तो आम्लिक जो है मेरे दोस्त यानी कि आम्ल निष्प्रभावीकरण को दर्शाता है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कैट हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन क्या है कि जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। नहीं, आम्ल का विद्युत बिल्कुल भी काम नहीं कि विद्युत का संचालन करना, तो ये ऑप्शन भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं, पानी में घुलने पर कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है। बोल रहा है कि पानी में अगर घुल जाता है तो कौन सा एसिड है जो कम H+ आयन देगा, HNO3, CH3COOH, H2SO4 या फिर HCl। तो पानी में देखिए हम घोल देंगे एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, और पानी में घोलते हैं। एसिटिक अम्ल पाया कहाँ जाता है मेरे दोस्त, तो सिरका में पाया जाता है। किसमें, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, और जो कि उसको हम पानी में घोलते हैं तो सबसे कम H+ आयन देता है। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3COOH। कौन सा, CH3COOH। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, बी ऑप्शन में है, जो पानी में घुलने पर जो है CH3COOH एसिड कम H+ आयन देगा। सभी एसिड समान रूप में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, अभी क्वेश्चन को बताया था कि सभी एसिड जो है समान रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा, सभी एसिड में, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या फिर गलत नहीं है। ठीक है, सही या फिर गलत नहीं है, हमको चुनना है। एक अम्ल है जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है और वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। जैसे उदाहरण के लिए हो गए HCl, H2SO4 और HNO3। बोल रहा है कि एक अम्ल है जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है और वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए हो गए HCl, H2SO4, HNO3। तो बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त, जो एक अम्ल है पूरी तरह से आयनित भी होगा और बहुत बड़ा मात्रा में H+ आयन का उत्पादन भी करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है, ठीक है, और वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। बोल रहा है कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है, जैसे CH3COOH, H2CO3 और H2SO3। तो बिल्कुल ये भी सही है मेरे दोस्त। तो 1 और 2 दोनों सही कौन से ऑप्शन में है, तो 11 के बॉल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा कथन सही है या फिर गलत नहीं है। ठीक है, तो देखिए वही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, वही इसका राइट आंसर भी होगा बॉल, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही, दोनों क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया 2 बार। इथेनॉल को जब इथेन में बदलने के लिए क्या करते हैं, बोल रहा है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे। तो इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे इथेनॉल को इथेन में बदलने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं। बोल रहा है कि वे अम्ल कौन से हैं जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्विक तत्व भी होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो अनॉक्सी अम्ल उसको बोलते हैं। कौन सा, हाइड्रोसिड्स या फिर अनॉक्सी अम्ल उसे बोलते हैं। जो ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्विक तत्व भी होते हैं उसको अनॉक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि यदि हम धोवन सोडा को थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं, और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देते हैं, तो हम क्या देखेंगे। बोल रहा है कि यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl थोड़ा सा 1 ml मिला देते हैं, तो हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे मेरे दोस्त कि धोवन सोडा के जो मिलाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल CO2 उसमें से गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकल रही है। क्या कर रही है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा मेरे दोस्त, 14 का राइट आंसर हो जाएगा कैट। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा कथन जो है अम्ल के बारे में सही नहीं है, अम्ल के बारे में सही निकालना है। तो यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है, तो बिल्कुल H+ का निर्माण करेगा, बिल्कुल करेगा। यह स्वाद में कड़वा होता है, तो बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो आप लोगों को मैं बताया था कि अम्ल का स्वाद होता है खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। तो देखिए मेरा बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही मेरा कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, कौन सा ऑक्साइड जो है अम्लीय नहीं है, CO या फिर SO2, SO3 या फिर NO2। तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक अम्लीय नहीं है। क्या है? अम्लीय नहीं, उदासीन होता है। कौन सा? CO होता है। कौन सा? CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक प्रकार का उदासीन है। ठीक है, आगे है कि अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है आपको निकालना है। अम्ल धातु ऑक्साइडों से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, हमको गलत चुनना है। तो अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल निकालते हैं, तो बिल्कुल निकालते हैं। आगे है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण में वृद्धि कर देते हैं, जिससे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो नहीं मेरे दोस्त, अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया करके लवण में वृद्धि नहीं करेंगे, जिससे अपघटन अभिक्रिया बिल्कुल गलत हो गया मेरे दोस्त। और आगे है कि अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करेगा, बिल्कुल सही है और पहला भी सही था। और अम्ल धातु है कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। D भी सही है और मेरा A भी सही है मेरे दोस्त और C भी सही है। तो 17 का राइट आंसर गलत पूछ रहा था, तो गलत कौन सा है, यानी कि B हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। ठीक है, यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। तो देखिए मेरे दोस्त कितना है, टोटल दिया हुआ है 360 और मेरे देखिए कि लवण और अम्ल मिलाने से कितना हो रहा है, टोटल 12 हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें अम्ल कितना हो जाएगा, तो अम्ल का कितना रेशो दिया हुआ है, 7 रेशो। तो देख लीजिए 7 से, अब यहाँ से काटिए, अगर 12 से काटेंगे 360 को तो कितना बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। अब 30 में आप यहाँ 7 से गुना करते हैं, 30 7 कितना हो गया, 210। 210 कौन सा ऑप्शन में हो गया, D में हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन से अम्ल का गुण नहीं है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल सही है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, नहीं, यहाँ पर गलत हो गया। कौन सा गुण नहीं है, तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B, यानी कि B, अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं बल्कि खट्टा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग हरा हो जाता है, नीला हो जाता है, पीला हो जाता है, कि परिवर्तित नहीं होता है। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा को pH पेपर की पट्टी पर रखेंगे तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है, आपको याद रखना है, क्या, परिवर्तित नहीं होता है। आगे चलते हैं। आगे है कि कौन सा क्षार नहीं है, बोल रहा है कि NH4OH, C2H5OH या फिर NaOH या फिर KOH। देखिए तो आपको देखना है कि कौन सा क्षार नहीं है, तो C2H5OH, कौन सा C2H5OH जो है मेरे दोस्त से एक प्रकार का क्षार नहीं है। ठीक है, आपको देख लेना है। और बाकी NH4OH, NaOH और KOH ये तीनों के तीनों बिल्कुल क्षार है। क्षार जो है सार्वत्रिक सूचकों के रंग को कौन सा रंग में बदल देता है, तो क्षार जो है सार्वत्रिक सूचकों के रंग को, यानी कि क्षार जो है किसमें, आम नीला को लाल में बदलता था और क्षार जो है लाल को नीला में बदलेगा। तो वही पूछ रहा है कि क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को, यानी कि सार्वत्रिक सूचकों का मतलब है कि लाल, तो लाल को किस में बदलेगा, तो क्षार जो है लाल को नीला में बदल देता है। ठीक है, किस में बदलेगा, नीला में। कौन सा प्रकृति में क्षारीय है, बोल रहा है कौन सा प्रकृति में क्षारीय है। तो अभी आप लोगों को कौन से बताए थे, देखिए क्षारीय कौन कौन है, NaOH, KOH, MgOH का होल 2 या फिर CaOH का होल 2, AlOH का होल 3, NH4OH, ये सब जितना है मेरे दोस्त, ये सब के सब प्रकृति में क्षारीय है। देखिए मैं क्षारीय में बताया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो क्षारीय है तो NaOH जो है प्रकृति में क्षारीय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। विषम का पहचान करना है कि विषम का पहचान कौन है। तो अभी मैं आपको बताया था कि क्षारीय, देखिए विषम का पहचान जब आपको ऐसे दिया हुआ रहे ऑप्शन में, तो आपको सबसे इसमें पहले ऑप्शन में कैच करना है कि अम्लीय और क्षारीय पर कैच करना है कौन सा नहीं है। तो देखिए NaOH क्या है, क्षारीय है। COOH का होल 2 क्या है, क्षारीय है। NH4OH क्या है, क्षारीय है। देखिए क्षारीय का उदाहरण कौन कौन दिया था अभी, NaOH, KOH, MgOH का होल 2, CaOH का होल 2, AlOH का होल 3 और NH4OH, ये जितना बताया है सब क्षारीय है। तो इसमें से कौन सा नहीं मैच कर रहा है, NaOH तो मैच कर रहा है, NH4OH भी मल के मैच कर रहा है, COH का होल 2 भी मैच कर रहा है, ZnOH का होल 2, विषम, देखिए विषम कौन सा हो गया, तो विषम हो गया मेरे दोस्त ZnOH का होल 2 जो क्षारीय नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं।
धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। बिल्कुल। आधातु जो होता है ऐसा कैसा होता है, आधातु, देखिए आ लगा हुआ है तो अम्लीय हो जाएगा। कौन सा, आ दोनों में मैच करेगा। आधातु तो अम्लीय, और धातु तो उसको उल्टा क्षारीय। आधातु अम्लीय, धातु क्षारीय, ठीक है। अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए कि जो अन्य से भिन्न है। अच्छा, बोल रहा है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। बिल्कुल होती है। वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का भी निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। तो वे उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न कौन सा है इनमें मेरे दोस्तों, तो Al2O3। Al2O3 जो है एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसा है, Al2O3 जो है एक प्रकार का उभयधर्मी है, इसीलिए इसमें विषम कौन सा हो गया, Al2O3 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा कथन गलत है, आपको गलत चुनना है। कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो चलिए ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, तभी तो पता चलेगा गलत कौन सा है और सही कौन सा है। ऑप्शन है फिनोल्फथलेथीन। फिनोल्फथलेथीन जो है साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। वो आपको गलत निकालना है कि फिनोल्फथेलिन जो है साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, तो बिल्कुल गुलाबी बन जाता है। ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, तो बिल्कुल ऑक्साइड जो प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ठीक है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, तो सब कोई बच्चा का प्रश्न है मेरे दोस्त जानता होगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। और अगर आपसे एक और क्वेश्चन, साइट्रिक अम्ल का आपसे सूत्र पूछे कि साइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, बहुत से बच्चे साइट्रिक अम्ल का सूत्र नहीं याद रखते हैं। देखिए C6H8O7, कौन सा, C6H8O7 जो है साइट्रिक अम्ल का सूत्र है, आप लोग याद रखेंगे। यह चमकदार नमक बनाने में मदद करता है। सिट्रिक अम्ल जो है चमकदार नमक बनाने में मदद करता है, इसका सूत्र हो जाएगा C6H8O7। तो हमको पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो कौन सा गलत हो जाएगा मेरे दोस्त, गलत हो जाएगा मेरे दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कौन सा अनुपात है जो मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कौन सा रेशो लेंगे, तो देखिए आपको बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल देखिए छोटा सा अक्षर में लिखा हुआ है, और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। देखिए आप ध्यान से देखिए, सांद्र तो मैच कर रहा है, अम्ल और अम्ल का मैच कर रहा है। नाइट्रिक छोटा नाम है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो पहले छोटा हुआ है तो पहले छोटा लिखेंगे और बड़ा का बड़ा लिखेंगे। तो 1:3, कौन सा, 1:3। देखिए एक अम्ल होता है कौन सा, 1 अनुपात में होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा अनुपात में होता है, 3 अनुपात में। छोटका को छोटका से कंपेयर करना है, बड़का को बड़का से। तो छोटका 1:3 पर पहले हमको लिखना है। छोटका पूछ रहा है तो छोटका पहले और बड़का तो बड़का, ठीक है। आगे, कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। बोल रहा है कौन सा दुर्बल अम्ल जो है पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है बहुतायत मात्रा में। तो अभी मैं आपको बताया था कि एसिटिक अम्ल, कौन सा, एसिटिक अम्ल जो है, जो दुर्बल अम्ल है जो पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या बताया था अभी, CH3, क्या बताया था, CH3COOH। एसिटिक अम्ल का सूत्र बताया था CH3COOH। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बोले तो HCl हो जाएगा, ठीक है, HCl। नाइट्रिक अम्ल का तो HNO3 हो जाएगा, HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे देखिए कौन सा कथन सही है या फिर गलत है। ये क्वेश्चन को मैं बता दिया, रिपीट करा रहा हूँ मेरे दोस्त, आप लोग को याद होना चाहिए। एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है और वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3, H2SO3, तो बिल्कुल सही है। बोल रहा है एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है, जैसे कि HCl, H2SO4 और HNO3, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों सही कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, तो दोनों सही मेरे दोस्तों हो जाएगा बी वाला ऑप्शन में, ठीक है, दोनों असत्य हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, असत्य, कौन सा, असत्य। अच्छा असत्य पूछा रहा था, तो दोनों असत्य है मेरे दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, 29 का बॉल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। अम्लों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, स्वाद में खट्टे होते हैं, तो बिल्कुल अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। H2CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो बिल्कुल अभिक्रिया करते हैं। धीमा उदासीनीकरण अर्थात होता है एसिड प्लस बेस मिलाकर हाइड्रोजन और साल्ट का निर्माण करते हैं, तो नहीं, एसिड और बेस मिलाकर हाइड्रोजन और लवण का निर्माण करते हैं। तो कौन सा गलत हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
कौन सा गुण क्षार का नहीं है? तो क्षार का गुण क्या है मेरे दोस्त कि क्षार का काम है कि लाल लिटमस पत्र को नीला में बदलना। ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला में बदलना। और यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ कि नीला लिटमस को लाल में बदलता है, तो बिल्कुल नहीं, आम्ल का काम है नीला को लाल में बदलना। तो नहीं पूछ रहा था कौन सा गुण नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षार के संबंध में कौन सा सही नहीं है? देखिए वही क्वेश्चन है। तो क्षार का काम ही नहीं है मेरे दोस्त को नीला लिटमस को लाल में बदलना, नीला लिटमस को लाल में बदलना आम्ल का काम है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग, यानी कि गलत पूछ रहा है तो गलत डी वाला हो जाएगा। कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? तो क्षार देखिए, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कैसे? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। और पहला ऑप्शन में दिया है कि स्वाद में खट्टे होते हैं, तो नहीं, गलत कौन सा है? तो गलत एप्पल हो जाएगा। आगे है कि कौन क्षार का गुण नहीं है? ये लाल लिटमस को नीला करते हैं, तो बिल्कुल क्षार का गुण है कि लाल लिटमस को पत्र को नीला में बदलना। ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, नहीं, क्षार का गुण नहीं है कि पानी में हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करना। आम्ल का गुण है कि पानी में हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गलत पूछ रहा था, गलत बी है। कौन सा विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है? अन्य तीनों से भिन्न कौन सा हो जाएगा? देखिए H2SO4, HCl और CH3COOH। देखिए मेरे दोस्त, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इस HCl3 जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, CH3COOH जो है एसिटिक अम्ल है, और MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएगा? ये क्षारीय हो जाएगा। ये सब अम्ल है, ये तीनों अम्ल है और ये क्षारीय हो गया। तो भिन्न कौन सा हो गया? बॉल वाला हो गया भिन्न। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है और OH माइनस आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए NaOH और KOH। बिल्कुल सही है कि बिल्कुल गलत है? हमको निकालना क्या है कि एक क्षार है जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है और वो OH माइनस आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। तो उदाहरण के लिए हो जाएगा NaOH और KOH। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। और एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और OH माइनस आयन का कम मात्रा में उत्पादन करता है, और उदाहरण में KOH, तो नहीं, उदाहरण में ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी में केवल ए सही है। इनमें से क्या क्षार है? आपको क्षार चुनना है मेरे दोस्त। तो क्षार के लिए अभी हम कौन कौन सा ऑप्शन दिए थे आपको याद है? NaOH, KOH, MgOH का होल 2, CaOH का होल 2, और हो जाएगा AlOH का होल 3, और फिर NH4OH। इनमें से क्या क्षार है? तो क्षार हो जाएगा मेरे दोस्तों कौन सा? तो NaOH जो है क्षार है। देखिए ये नहीं सोचेगा कि पहला ऑप्शन जो है CeOH का होल 2, हम बोले CaOH का होल 2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षार होता है, Ceu नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैट। ठीक है, क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? एक ही क्वेश्चन को बार बार घुरा फिरा कर दिया हुआ है मेरे दोस्त। कौन सा कथन गलत है? तो क्षार का काम नहीं है नीला लिटमस पत्र को लाल में बदलना, बिल्कुल आम्ल का काम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखेंगे? तो क्षार प्लस आम्ल मिल करके लवण और जल का निर्माण करेंगे। किसको? तो क्षार और आम्ल का मिल करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को रूप में हम लोग लिख सकते हैं। आम्ल और क्षार मिल करके लवण और जल का निर्माण करना। ठीक है, NaCl किसका सूत्र है? तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड हो गया हमारे दोस्त। किसका सूत्र है? तो नमक का सूत्र है। किसका? NaCl जो है किसका सूत्र है? तो रासायनिक सूत्र है नमक का। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? हिंदी बोले कि NaCl का क्या हो जाएगा? तो सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो बर्फ को पिघलाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं नमक का प्रयोग करते हैं। अगर बर्फ को पिघलाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो नमक को वहाँ पर डालेंगे और बर्फ धीरे धीरे पिघलता जाएगा। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो लवण और जल होता है। अभी बताया था आप लोग को लवण और जल। जब एक एसिड यानी फिर अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होते हैं? तो लवण और जल प्राप्त होते हैं। जब एक एसिड यानी कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद के रूप में लवण और जल मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
कौन अभिक्रिया करता है? साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है किसके साथ अभिक्रिया करता है? कौन से गैस के साथ? तो कौन सा अम्ल के साथ? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ, ठीक है। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? तो 7 से कम होता है किसका? मतलब अमोनियम क्लोराइड का। कौन सा? अमोनियम क्लोराइड है जिसका pH मान 7 से भी कम होता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। दुर्बल, उसको हम लोग दुर्बल क्षार बोलते हैं, ठीक है, दुर्बल क्षार, ठीक है। आगे चलते हैं कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न क्या करती है? तो अभी मैं क्वेश्चन को बार बार पीछे रिपीट होता रहा है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती है? तो लवण और हाइड्रोजन। कौन सा? लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। कौन सा लवण अम्लीय है? बोल रहा है कि इनमें से कौन सा लवण जो है अम्लीय है? तो मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सा? मैग्नीशियम सल्फेट एक ऐसा लवण है जो अम्लीय है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, अम्लीय हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। और एक और यहाँ पर बताया था कौन सा कि 7 से किसका pH मान कम होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड का। और यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट का, दोनों को दोनों अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि NaCl एक लवण है। NaCl एक लवण है जो किससे बनता है? तो NaCl जो लवण है मेरे दोस्तों जिससे नमक बनता है वो किससे बनता है? तो तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। किससे? तो तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से बनाया जाता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड को, नमक को बनाया जाता है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक बनता है मेरे दोस्तों, देखिए वही क्वेश्चन को घुरा के लिखा हुआ है, NaCl किससे बनता है? तो तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार अभी आंसर हुआ था। तो तीव्र मतलब क्या? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। क्या? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग NaCl, जो कि इस मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार यानी कि तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से मिलकर बना होता है NaCl, ठीक है। आगे चलते हैं कि लवणों के संबंध में कौन सा सही है, कौन सा कथन सही पूछ रहा है। तो देखिए लवण का pH मान 1 होता है? तो नहीं, लवण का pH मान बिल्कुल भी 1 नहीं होता है। लवण अम्ल और क्षार का संयोजन है जो धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। लवण का सबसे आम रूप सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं कि लवण जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। बिल्कुल, लवण जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा अम्ल और क्षार के मिलाने से बनते हैं लवण, ठीक है। तो कॉमन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? सबसे अम्लीय, तो अम्ल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? जिसका pH मान 7 से कम होगा वो अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और देखिए पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? तो सबसे ज़्यादा अम्लीय मान जिसका मतलब जितना भी 7 से ज़्यादा कमते चला आएगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। तो देखिए तो इनमें से सबसे कम कौन सा है? तो pH मान 0 वाला घोल, pH मान जिसका 0 हो वो सबसे ज़्यादा अम्ल हो गया, सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि सबसे pH मान इसको कमते जा रहा है। निष्क्रिय विलयन का pH मान कितना होता है? तो निष्क्रिय विलयन का pH मान, निष्क्रिय मतलब होता है मेरे दोस्त उदासीन। क्या होता है? आप लोग साफ याद रखें कि निष्क्रिय का मतलब होता है उदासीन। तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। और अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम, और क्षारीय का पूछे तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा घोल क्षारीय है? इनमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा घोल क्षारीय है। तो देखिए कौन सा घोल क्षारीय हो जाएगा? तो H+ से बड़ा हो जाएगा 1 × 10⁻⁷ मोल पर 1 TR, ये घोल क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, pH मान में अगर 7 से 14 में हो गई, अगर pH मान 7 से 14 हो गया तो वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो जो 7 से pH मान जो पहले 7 से अब 14 हो गया तो जो बढ़ा हुआ वृद्धि जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो OH- आयन सांद्रता में वृद्धि। क्या? OH जो है माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि को प्रदर्शित करती है, यानी कि प्लस नहीं मार दीजिएगा, सॉरी कमी नहीं मार दीजिएगा। OH- जो है माइनस में वृद्धि हो गई है तो OH- में वृद्धि को दर्शाती है, ठीक है। किसी विलयन का pH मान 7 से बढ़कर 14 हो गया है तो अब विलयन जो है डॉट डॉट आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाती है। तो OH- अभी बताया था कि OH- जो है उसको वृद्धि को दर्शाता है कि 7 से 14 जैसे जैसे होता जाएगा वैसे उस OH- में वृद्धि होती जाएगी, माइनस में, ठीक है।
1 बिलियन का पीएच मान 3 है, जब 6 तक बदल जाता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि H प्लस आयन सांद्रता जो है क्या हो गया। देखिए पहले 3 था और अब 6 हो गया है, ठीक है। तो भाई मैं क्या बताया था कि जब पीएच मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके OH माइनस में वृद्धि होती जाती है। क्या होती है, OH माइनस में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए 3 से 6 हो गया है, तो देखिए कितना 10 के पावर, पहले देखिए कितना तो -3 था, तो 10 के पावर -6 हो गया है। तो देखिए कितना गुना बढ़ गया है, 3 गुना बढ़ गया है। तो 3 का 10 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 गुना। 1000 गुना क्या हुआ है, घाटा है कि बढ़ा है, तो 1000 गुना घाटा है। क्या हुआ है, घाटा हुआ है, क्योंकि माइनस का मतलब जा रहा है ना। 10 के पावर -3 पहले था, अब 10 के पावर -6 में चल गया पीएच मान, तो क्या हो गया, घाटा है, तो 1000 गुना घट जाती है, ठीक है। उस बिलियन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुना 10 के पावर -5 मोल प्रति लीटर है। तो उस बिलियन का पीएच मान क्या होगा जिसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुना 10 के पावर -5 है। तो बस आप माइनस वाला फोकस करिए, यदि माइनस में कितना है, -5 है, तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। माइनस में जितना है उसका पीएच मान उतना ही होता है, तो माइनस में 5, तो पीएच मान भी 5। चलिए ठीक है। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो उसे क्या माना जाएगा, तो 7 से कम है तो उसको अम्ल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान होता है। और अम्ल कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए एसिड तेजाब, ठीक है, एसिड यही ना है, एसिड। एसिड तेजाब किसे कहते हैं, तेजाब का हम क्या बताए थे, H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो था उसे हम लोग तेजाब भी बोलते हैं। एसिड तेजाब के बोलेंगे 7 से कम पीएच मान, ठीक है। परवल अम्ल और परवल क्षार के लवणों का पीएच मान कितना होता है, परवल और परवल क्षार के लवणों का पीएच मान हो जाता है 7, पूरी होगा 7। कैसे, क्योंकि परवल अम्ल की मतलब 7 से पूरा ढेर कमते जाना, और परवल क्षार का मतलब होता है 7 से ढेर कमते जाना। मान ली कि 7 में से यहाँ 2 कमा होगा, तो 7 में से 2 कम का कितना हो गया होगा, निष्क्रिय। देखिए निष्क्रिय विलयन इनको उदासीन विलयन का पीएच मान होता है पूरी 7। और इधर परवल अम्ल का मतलब मान ली कि 3 कम गया होगा तो 4 हो गया होगा, और अगर 3 इधर कम जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4। तो दोनों तो बराबर ही स्थिति में आ गया ना, तो दोनों जब बराबर स्थिति में आ गया, कमा उतना ही और बढ़ा उतना ही, तो वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। कितने के, तो 7 का हो जाएगा। जितना कमा उतना बढ़ाने की पूरी 7 रह गया, ठीक है। आगे चलते हैं। कथन को पढ़े और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। बोरा कथन में दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है, ठीक है। हमको कथन दिया है तो कथन को 100% हम लोग सही मानते हैं, यानी कि ट्रू मानते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 है। देखिए अम्लीय का पीएच मान होता है 7 से कम, और जब कथन में मेरा दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है तो इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो सकता है कभी, तो पहला ऑप्शन तो मेरा पहला ही क्या हो गया, गलत हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं, तो हाँ बिल्कुल, जब अम्लीय है तो इसमें कुछ न कुछ मात्रा में तो फास्फोरस जरूर रहेंगे ही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, दू सही है। तो दू सही कौन सा ऑप्शन में मैच करेगा मेरे दोस्त, दू सही मैच करेगा। रुकिए सॉरी थोड़ा, देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन में है, लिखा हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं। नहीं, सल्फ्यूरिक जब अम्ल है मेरे दोस्तों उसमें फास्फोरस क्या होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे यहाँ पर। सल्फ्यूरिक अम्ल में कोई फास्फोरस नहीं होते हैं। क्या होते हैं, कोई फास्फोरस नहीं रहेगा, यानी कि दोनों का दोनों गलत है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, बी वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि x का पीएच मान 9 है और y का पीएच मान 2 है, तो z का पीएच मान 6 है और h का पीएच मान 3 है, तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है, ठीक है। देखिए तो बोल रहा है कि मजबूत एसिड और मजबूत बेस किसका होगा, तो मजबूत एसिड किसका होगा, जिसका सबसे कम पीएच मान होगा उसका मजबूत एसिड होगा। तो मजबूत देखिए सबसे कम पीएच मान किसका है, तो वाई का है। तो एक आंसर तो मेरा वाई हो गया। और मजबूत बेस की बात की जाए तो मजबूत बेस किसका होगा, तो बेस का मतलब होता है क्षार, और क्षार जितना ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा उसका पीएच मान ज़्यादा होगा। तो देखिए क्षार में किसका पीएच मान ज़्यादा है, तो ए का पीएच मान 13 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाई और ए, ठीक है। तो वाई कौन सा ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में है, ठीक है। आगे है कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह क्या है। अगर पीएच मान 0 है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा सशक्त एसिड और कमजोर बेस। कौन सा, सशक्त एसिड, माने कि सब उसमें ज़बरदस्त एसिड है। जितना पीएच मान धीरे धीरे कमते जाता है उसका उतना अम्लीय जो है सबसे ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो जब पीएच मान 0 हो गया, 0 हो गया, तो अम्लीय की मात्रा ज़्यादा उसमें बढ़ा गया, यानी कि सशक्त एसिड हो गया। और बेस नाम की उसमें चीज़ ही नहीं रह कहते, यानी कि कमजोर बेस हो जाएगा। कौन सा, सशक्त एसिड और कमजोर बेस, ठीक है। आगे चलते हैं। बिलियन ए का पीएच मान 6 है और बिलियन बी का पीएच मान 8 है,
और बिलियन सी का पीएच मान 2 है, तो किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा अधिक होगी। बोल रहा है कि ए का पीएच मान 6, बी का पीएच मान 8 और सी का पीएच मान 2 है, तो किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा किस में होगा, जिसका पीएच मान सबसे कम होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा उसी का होता है जिसकी पीएच मान सबसे कम होती है। तो पीएच मान सबसे कम किसका हुआ है, तो सी का है। तो ठीक है, सी का पीएच मान जब सबसे कम है तो उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी सबसे ज़्यादा अधिक होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, यानी कि सी। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है पूरा 7 होता है। कितना, पूरी 7 हो जाता है। निष्क्रिय विलयन भी बोल सकता है, पीएच मान 7 हो जाएगा। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो क्या दर्शाता है, तो दर्शाता है कि OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है, तो ज़्यादा अत्यधिक अम्लीय मिश्रण रहेगा उसका पीएच मान 0 तक जा सकता है। कितना, 0 तक जा सकता है उसका पीएच मान। आगे चलते हैं। 3 बिलियन हैं XYZ जिनका पीएच मान है 2, 11 और 7, तो उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता सबसे ज़्यादा किसका होता है, जिसका सबसे पीएच मान जो है सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे कम किसका है, तो X का है, तो X पहले हो जाएगा। अवरोही क्रम में, यानी कि अवरोही में घटते क्रम को सजाना है, तो घटते सबसे ज़्यादा पीएच मान किसका हो जाएगा, हम बोल रहे हैं कि 3 बिलियन है XYZ का पीएच मान 2, 11 और 7 है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अवरोही क्रम में व्यक्त की। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता जिसका पीएच मान कम होता है उसका ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोजन आयन देखिए पीएच मान सबसे कम है X का, तो उसका ज़्यादा होगा, तो X पहले लिखेंगे, और इसके बाद कम किसका है, Z का, तो Z फिर लिखेंगे, इसके बाद Y लिखेंगे। तो XZY कौन सा ऑप्शन में है, तो बी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2 होता है। कितना होता है, 2.2 होता है नींबू के रस का पीएच मान। आगे चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक का उपयोग हम लोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के संकेत के रूप में करते हैं। अगर सटीक हम लोग पीएच को मापना है तो हम लोग कौन सा संकेत के रूप में लेंगे, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर लेंगे। कौन सा, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है उसका हम लोग सटीक पीएच को मापने के लिए संकेत के रूप में लेते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का। पीएच स्केल किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें P का अर्थ क्या है, तो इसमें P का अर्थ होता है मेरे दोस्तों पोन्टेज। क्या होता है, पोन्टेज। इसमें बोल रहा है कि पीएच स्केल किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, तो इसमें P का अर्थ क्या होता है, तो इसमें P का अर्थ होता है पोन्टेज, जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति, पावर होता था। पोन्टेज कौन सा ऑप्शन में है, तो बी में है, जिसका जर्मन में अर्थ क्या है, शक्ति है, यानी कि पावर है। किसी बिलियन का पीएच जो है उसकी डॉट की सांद्रता पर निर्भर करती है। किसी भी बिलियन का पीएच उसकी किसकी सांद्रता पर निर्भर करती है, तो हाइड्रोनियम आयन पर। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है किसी बिलियन का पीएच मान। हाइड्रोनियम आयन, ऐसा नहीं कि आप लोग हाइड्रोक्सिन आयन नहीं मारेंगे, हाइड्रोनियम आयन। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग ध्यान से थोड़ा। कौन सा मिलान सही नहीं है, रक्त की पीएच मान 7.4 होता है, बिल्कुल सही बात है। शुद्ध जल की पीएच मान 7.5 होता है, गलत। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, पूरी 7 होना चाहिए, यानी कि उदासीन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूध का पीएच मान बिल्कुल 6.6 सही दिया हुआ है। सिरका का पीएच मान भी 2.2 होता है, और नींबू का भी 2.2 ही होता है। आगे चलते हैं। कौन से बिलियन का पीएच मान न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम किसका होगा हमारे दोस्तों, नींबू का पीएच मान होता है 2.2, तो बिल्कुल कम इसी का होगा, नींबू का। आगे चलते हैं। कौन सा संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। बोल रहा कौन सा संकेत का उपयोग हम लोग अम्ल और उदासीन विलयन के बीच फर्क करने के लिए नहीं कर सकते हैं, तो मिथाइल ऑरेंज से कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और फिनोफैथिलीन से भी कर सकते हैं, और देखिए इयोसिन से नहीं कर सकते हैं कि इयोसिन से। और यूनिवर्सल इंडिकेटर तो सबसे बढ़िया भी बताया था मैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है, तो शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है, तो बोलता है कि नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। अगर शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होगी, तो नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग कभी नहीं बदलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा एक गंधीय सूचक है, तो गंधीय सूचक कौन है मेरे दोस्तों, लौंग है। कौन सा है, लौंग है, जो एक गंधीय सूचक है। माने किसी चीज़ की गंध को वहाँ पर स्टॉप कर देता है, निकलने बाहर नहीं देता है, उसी को हम लोग गंधीय सूचक लौंग को बोलते हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं, उपयुक्त विकल्प के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कौन जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है और लाल डॉट डॉट लिटमस को नीला में बदल देता है। तो देखिए आम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। तो पहले यहाँ पर क्या हम पुट करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आम्ल। कौन सा लिखेंगे, आम्ल जो है नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। और यहाँ पर लिखेंगे क्षार। कौन सा, क्षार लिखेंगे। जो क्षार जो है सो लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। आम्ल और क्षार कौन सा ऑप्शन में है, तो आम्ल और क्षार, कौन सा, आम्ल और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। ठीक है। यदि एक लवण का पीएच मान 12 है तो वो क्या है, 12 है मेरे दोस्तों। अगर पीएच मान जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उसमें अम्ल का पीएच मान जो है 7 से जब ऊपर जितना बढ़ता जाएगा उसमें दुर्बल अम्ल की मात्रा बढ़ती जाती है। तो पीएच मान इसको में कितना हो गया, 12, यानी कि ज़्यादा चला गया तो उसमें दुर्बल अम्ल हो जाएगा। और क्षार की मात्रा बढ़ गई ज़्यादा तो परबल क्षार हो जाएगा। क्या, दुर्बल अम्ल और परबल क्षार हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉट डॉट का पीएच के कागज़ के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया सकता है। बोल रहा है कि डॉट डॉट का पीएच जो है, किसका पीएच मान हम लोग पीएच के कागज़ के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगा सकते हैं। तो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग हम लोग प्रत्यक्ष रूप से कागज़ के प्रत्यक्ष प्रयोग से हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वो क्या है, तो ये बताया था कि पीएच मान 7 से जितना ऊपर जाएगा उतना कमजोर एसिड होता है और सशक्त बेस होते जाता है। तो देखिए कमजोर एसिड हो गया और सशक्त बेस हो गया, 14 पीएच मान है तो उसमें बहुत ही कमजोर मात्रा में एसिड रहेगा और बेस तो बहुत ज़्यादा सशक्त हो जाएगा, यानी कि परबल बेस हो जाएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। एक लाइन का प्रश्न है और एक ही लाइन में आपको जवाब देना है। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है, तो 4 से 5 पीएच मान क्या इंगित करेगा, तो दुर्बल अम्ल को इंगित करेगा। कौन सा, तो दुर्बल अम्ल को इंगित करता है 4 से 5 का पीएच मान। ठीक है, दुर्बल अम्ल। आगे चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो अभी क्वेश्चन में बताया था कि 7 से कम यानी कि अम्लीय कौन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान जो है 7 से कम होता है क्योंकि वो अम्लीय प्रकृति का है। एक मिश्रण नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान कितना होने की संभावना है, तो नीला लिटमस पत्र को लाल में कौन बदल देता है, अम्ल बदलता है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, यानी कि 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस पत्र लाल में बदल जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है, तो नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है अम्ल और अम्ल का पीएच मान 6-7 से कम है, तो बस 7 से कम एक ही ऑप्शन में है 6। कौन सा नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देगा, तो कौन सा, तो अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। अम्ल कौन सा है, तो देखिए सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा एसिटिक अम्ल होता है, सिरका में। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या बताया था, CH3COOH। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिरका हो गया। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है क्षार, और क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। तो 7 से अधिक कौन सा ऑप्शन में है, तो 88 का डॉग राइट आंसर हो जाएगा। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो क्या हो जाता है, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लेंगे तो जो देखिए बोरेक्स का विलयन जो है देखिए कैसा होता है, क्षार होता है। कैसा होता है, जब लिटमस को बोरेक्स का मतलब होता है क्षार, तो क्षार हो गया, उसको क्षार के विलयन में लेंगे तो लाल लिटमस पत्र को किसे में बदल देता है, तो नीला में बदल देता है। इसको क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह लाल को नीला में बदल देता है। किस में बदल देता है, तो नीला में बदल देगा। डॉट डॉट ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। कौन ऑक्साइड, तो ऐसा ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड जो है अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। कौन सा, उभयधर्मी ऑक्साइड। आगे चलते हैं। डॉट डॉट का उपयोग करके दुर्बल अम्ल और परबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। किस चीज़ का हम उपयोग करके दुर्बल अम्ल और परबल अम्ल के बीच विभेद कर सकते हैं, तो सार्वत्रिक सूचक। किसका, तो सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करके हम लोग दुर्बल अम्ल और परबल अम्ल के बीच विभेद कर सकते हैं, सार्वत्रिक सूचक करके। आगे चलते हैं। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, तो जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, तो क्षार जो है जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। क्षार जो है जल में कैसा आयन, तो OH- आयन निर्मित करते हैं क्षार। ठीक है। शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग का क्या असर होगा। बोल रहा है कि शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा, तो सूखे नीले लिटमस पेपर का असर होगा कि उसका रंग नहीं बदलेगा।
इस क्वेश्चन को पीछे एक बार और रिपीट किए हैं कि शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा, तो उसको रंग नहीं बदलेगा। ठीक है। क्षार का रंग कैसा होता है, बोल रहा है कि क्षार का रंग कैसा होता है, तो क्षार का रंग हमारे दोस्तों कि फिनोल्फेथिलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। क्षार का रंग होता है कि फिनोल्फेथिलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है कि फिनोल्फेथिलीन के साथ देखिए गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला हो जाता है क्षार का रंग। आप लोग याद रखेंगे, फिनोल्फेथिलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। उभयधर्मी प्रकृति का कौन सा होता है, तो देखिए उभयधर्मी प्रकृति का 3 होते हैं। कौन कौन, तो ZnO, PbO2 और Al2O3। उभयधर्मी जब से आपसे बोलेगा तो उभयधर्मी मात्र 3 होते हैं, ZnO, PbO2 और Al2O3। देखिए कोई ऑप्शन में है का उभयधर्मी प्रकृति का ZnO, बिल्कुल ZnO मैच कर रहा है, तो ZnO इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बोल रहा है कि डॉट डॉट जो है आम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो आम्ल और क्षार से अभिक्रिया करने वाला कौन सा है जो दोनों से अभिक्रिया करे, तो उभयधर्मी हो गया। उभयधर्मी कौन कौन सा होता है, PbO2, Al2O3 और ZnO। कोई ऑप्शन में है तीनों में, बिल्कुल Al2O3 है, तो Al2O3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, कौन एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन हो जाएगा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, तो मिथाइल ऑरेंज जो है देखिए क्या होता है, तो मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, तो अम्लीय माध्यम में लाल होगा और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी कौन कौन बताया था, ZnO, PbA2 और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है। तो एल्युमिनियम कोई ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, तो एल्युमिनियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, तो बिल्कुल एल्युमिनियम। अभी क्वेश्चन को पीछे हम रिपीट कराएं कितनी बार, कौन सी धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड एल्युमिनियम है। देखिए आगे चलते हैं, कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो Al2O3। Al2O3 एक उभयधर्मी है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, तो नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। क्या नाम है, नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। क्या होता है, CuSO4 × 5H2O नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है, और रासायनिक नाम क्या है, तो कॉपर सल्फेट। ठीक है, नीला थोथा का। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। ठीक है। विरंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो विरंजक चूर्ण जो है ये जल में पूर्णतः विलय होता है, तो बिल्कुल विरंजक चूर्ण जो है जल में पूर्णतः विलय होता है, बिल्कुल सही है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, नहीं, विरंजक चूर्ण जो हल्का पीला रंग का चूर्ण नहीं है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये ऑक्सीकारक होता है, तो बिल्कुल विरंजक चूर्ण ऑक्सीकारक सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन उत्पन्न करता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो हमको असत्य पूछ रहा था, तो असत्य कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, तब इसका रंग कैसा होगा, तो जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय है और ना क्षारीय यानी कि उदासीन होगा, और उदासीन का रंग कैसा होता है, तो बैगनी होता है। क्या याद रखेंगे आप लोग, बैगनी याद रखेंगे। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, तो इसका रंग बैगनी हो जाएगा। ठीक है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें हम लोग घ्राण सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, घ्राण सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें हम लोग घ्राण सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। लिटमस विलयन जो है किससे निकाला जाता है, किससे निष्कासन किया जाता है, तो लिटमस विलयन हम लोग लाइकेन से निष्कासित करते हैं। किससे, लिटमस विलयन को हम लोग लाइकेन से निष्कासित किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। लिटमस विलयन एक बैगनी डाई है जिससे किससे निकालते हैं, तो लिटमस विलयन अभी बताया था कि लाइकेन से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, लाइकेन से। और लाइकेन के हम लोग कहें कि काई भी लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, काई लिखा रहेगा। लिटमस विलयन एक बैगनी डाई है जिससे हम लोग काई यानी फिर लाइकेन से निकाला जाता है। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, तो निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है बैगनी। कैसा होता है, निष्क्रिय लिटमस विलयन का पिच, निष्क्रिय मतलब क्या बताया था, उदासीन, और उदासीन लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, तो बैगनी होता है। चलिए आगे चलते हैं। यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए
यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रोजनिया गुल्म के फूल क्यों होंगे? तो कैसा रंग के होंगे? तो नीले रंग के होंगे, ठीक है। यदि मृदा को हम लोग यानी कि मिट्टी को मृदु अम्ल के साथ उपचारित कर दिए जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रोजनिया गुल्म के फूल जो है कैसा रंग के होंगे? तो नीले रंग के होंगे। आगे चलते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनता है? तो लिटमस विलयन का रंग लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? लाल बनेगा। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 होता है खाने का सोडा का रासायनिक नाम सूत्र होता है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वा रेजिया जो है किससे मिलाकर बनाया जाता है? तो एक्वा रेजिया जो है नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल इसमें कितना रहता है? तो नाइट्रिक अम्ल छोटका नाम है ना, तो इसको हम 1 बोलेंगे और हाइड्रोक्लोरिक बड़ा कम है तो 3 बोलेंगे, यानी कि 1:3 में रहता है। 1 अनुपात रहता है नाइट्रिक अम्ल का और 3 अनुपात रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। सिट्रिक अम्ल जिसका देखिए हम लोग सूत्र बताए थे C6H8O7 अम्ल किस में होता है? तो सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। विटामिन सी किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। कौन से एसिड के नाम से? तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं विटामिन सी को। अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? अमाशय रस में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और बोलेगा कि हाइड्रोक्लोरिक किस में इनमें से ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, पीएच मान क्या दर्शाता है? तो पीएच मान जो है किसी भी चीज़ का पीएच मान क्या दर्शाता है? तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का सत्यापन करता है या फिर मूल्यांकन करता है। किसी घोल के अम्लीय है या फिर क्षारीय है उसका मूल्यांकन करने की पद्धति को हम लोग पीएच मान से दर्शाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने देखिए सत्र लिखा हुआ है, सूत्र होगा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3। क्या? Na2CO3 × 10H2। जल के पूछेगा कि जल के कितना आदमी होता है? तो 10H2 हो जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है ना कि अम्ल में पानी। कथन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है ना कि अम्ल में पानी, ठीक है। पानी में अम्ल मिलाते हैं पानी। और दूसरा कारण क्या है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है बहुत अधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो आपको निकालना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है या फिर कौन सा कथन है कौन सा कारण है। इसका सही है। तो बोल रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाते हैं ना कि अम्ल पानी। बिल्कुल सही है, लेकिन पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है तो बिल्कुल पानी की विशिष्ट ऊष्मा भी बिल्कुल सही है। तो दोनों का दोनों सही है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ बात कर रहा है और यहाँ पानी की विशिष्ट ऊष्मा की बात कर रहा है। दोनों का कथन और कारण एक जैसा सही स्पष्टीकरण मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। दोनों सही, रियल में दोनों सही है, लेकिन आर जो है यानी कि कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण नहीं दर्शा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः खाने वाला सोडा के रूप में जाना जाता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। तो मेरे दोस्त बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा के रूप में जानते हैं। तो बिल्कुल अग्निशामकों में पाक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल अग्निशामक में हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। अग्निशामक से CO2 गैस निकलती है, तो अग्निशामक से CO2 गैस निकलती है, यानी कि तीनों का तीनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो एप्पल में है, ठीक है। खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक मैं आपको बताया था कि तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से, यानी कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है
खाने का नमक। और लास्ट क्वेश्चन आज का मेरे दोस्त कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर में कैसा है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा जो है वाटर जो है बना सोडा वाटर कैसा है, तो अम्लीय प्रकृति का है। कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना हुआ सोडा जो है एक अम्लीय प्रतिक्रिया का। ठीक है, तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और आज का चलिए मोटिवेशनल कोट की तरफ हम लोग चलते हैं। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है। क्या है, मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है। इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मुश्किल का मतलब किसी भी चीज़ को नामुमकिन नहीं होता है, असंभव नहीं होता है मेरे दोस्त। इसके लिए मतलब केवल यही होता है कि आपको लिए इसके कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम लोग को बिल्कुल साथ में मिलकर कड़ी मेहनत करना है और बिल्कुल एग्जाम को फोड़ कर आना है। तो आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अगर मेरे चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक और एक शेयर अपने दोस्तों तक अपने दिल से कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास आप लोग के लिए मेहनत से बनाई जा रही है। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं किसी और क्लास में कल नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय।